हाँ, पार्ट 3। क्या नाम पार्ट का? नियोजित विकास की राजनीति। पहले बता दिया था मैंने, अब वापस एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। नियोजित विकास क्या होता है? नियोजित विकास, नियोजित यानी प्लांट, क्या होता है? योजना के साथ अपन विकास की योजना बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नियोजित विकास। ठीक है, पहले ही पेज में घटना आती है, इसमें कौन से राज्य की? उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य क्या लिखेगा? पहली लाइन पढ़ो कि इस्पात की, छोटे करें अब, ठीक है, देखो पहली लाइन क्या पढ़ो? इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। निवेश के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर। उड़ीसा में किसके भंडार थे? लोहे अयस्क के विशाल भंडार। ठीक है, लोहे अयस्क यानी खनिज का प्रकार है, लोहे अयस्क के विशाल भंडार थे और अभी इसका दोहन बाकी था, नहीं उसे निकालना बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लोहे अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को बनाना चाहा। सरकार ने सोचा इसको अपन फायदे में लें। उसने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। एक तो किए अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माता है ना, इस्पात निर्माता कंपनियां और राष्ट्रीय इस्पात निर्माता कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां जो भी है देश की, अंतरराष्ट्रीय विदेश की, राष्ट्रीय देश की, इनके साथ क्या किया? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने। किस पर हस्ताक्षर किए? सहमति पत्र पर। इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए कंपनी के साथ। किसने? उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच। सरकार सोच रही थी, सरकार ने क्या सोच के समझौता किया कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा, कंपनियां बाहर से आएंगी और यहाँ पे आके पैसा लगाएंगी। ठीक है, और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनको क्या मिलेंगे? रोजगार के अवसर। लोहे अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में, खास करके राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में थे। कौन से इलाकों में? आदिवासी इलाकों में। सरकार सोच रही थी इससे निवेश होगा, आमदनी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार होगा, लेकिन आदिवासियों की सोच क्या थी? अलग थी। उनकी सोच क्या थी? यहां पे न्यूज आ रही, देखो, पोस्को प्लांट पढ़ो इसको। उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू। भुवनेश्वर कौन से जिले में? भुवनेश्वर में। कौन सी जगह? जगत सिंह जिले में। कौन से जिले में? जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र। कौन सा? पोस्को, ये नाम याद रखना तुम्हें, पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र। ये लगा रहे थे वहां पे कंपनी। कौन सी कंपनी थी ये? किस देश की? कोरियाई कंपनी। कौन से देश की थी? कोरियाई कंपनी। इसके विरोध में लोग भड़क गए। पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के बाद सामने यानी ऑफिस के बाहर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर है उसे क्या किया जाए? सरकार सोच रही थी पर निवेश करवाएं, लेकिन लोग क्या करें? लोकल लोग की इसे आप क्या करो? रद्द करो। धिंकिया, नोवागांव और गढ़कुंजगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किसने कराया? किसने करवाया? राष्ट्रीय, इसका नेतृत्व कर रहे थे ना, राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये घटना हमने क्यों पढ़ी, इसका कारण क्या है कि विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। सरकार की नजर में विकास का अर्थ अलग है, यहाँ पे पूंजी निवेश करवाया जाएगा, कंपनियां स्थापित होंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। लेकिन आदिवासी लोगों की नजर में विकास क्या है कि हमारी भूमि हमसे छीन ली जाएगी, हमें विस्थापन कर दिया जाएगा, हमें यहाँ से बाहर भगा दिया जाएगा, हमारी जमीन से हमें प्यार है, तो यहाँ पे सहमति पत्र को क्या करना चाहिए? रद्द करना चाहिए, या हमसे पहले पूछना चाहिए। ये थी लोकल लोगों की
मांग। अगले पेज में देखो, भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों है। विकास का सामान्य अर्थ क्या है? एक तो है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक यानी पैसा, पैसा बढ़ना चाहिए, आर्थिक समृद्धि। विकास के सामान्य दो अर्थ हैं, एक तो आर्थिक समृद्धि और एक है आर्थिक सामाजिक न्याय। आर्थिक सामाजिक न्याय, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ा मैंने पहले दिया तुम्हें, जिसको समझ में नहीं आया, जो नहीं आया वो देख ले इसको ध्यान से। विकास के दो अर्थ दे रखे हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय, ठीक है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें, विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना। क्या अर्थ था? जब हमारा देश आजाद हुआ, गरीब थे अपन, तो विकास का अर्थ सरकार ने लगाया कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होना है? आधुनिक होना। पश्चिमी देश है जैसे अमेरिका, उसकी तरह हमें भी आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होना पड़ेगा? आधुनिक होना पड़ेगा। याद रहिएगा, आधुनिक होना चाहिए। किसकी तरह? यूएसए यानी पश्चिमी देशों की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब यहां पे साइड में एक ब्रैकेट बना रखा है, देखो क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। एक शब्द आ रहा है वामपंथ, अपन पढ़ते हैं विचारधारा, एक वामपंथ विचारधारा, एक दक्षिणपंथ विचारधारा। वामपंथ क्या कहता है कि अमूमन उन लोगों की तरफ ये संकेत करता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। किसकी तरफदारी करते हैं वामपंथी? गरीब और, कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम करे, यानी गरीब व पिछड़े लोगों की तरफदारी करते हैं। कौन करते हैं? वामपंथी। एक तो ये, ठीक है। दूसरा क्या है? इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं कि इनके विकास के लिए सरकारी नीतियां बनाएं, उनका अपन समर्थन करेंगे। ये दो लाइन तुम्हारी किताब में लिख रखी है, लेकिन इसके व्यापक अर्थ भी होते हैं। तुमने सुना होगा नक्सलवाद, सुना? नक्सलवाद, नक्सलाइट नहीं सुना? नक्सलवादी होते हैं ना, वो वामपंथी होते हैं, ये बहुत रेडिकल होते हैं, उग्रवादी होते हैं, लेकिन तुम्हारे वो नहीं लिख रखा। बाकी अपने को देखने से ऐसा लगता है कि कोई वामपंथी विचारधारा गरीब और गरीबों को संरक्षण कर रही है, लेकिन इसको अलग अर्थ में ले जाते हैं ये। बाकी किताब के अकॉर्डिंग ये याद रखना है कि वामपंथी विचारधारा गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और ये चाहती है कि सरकार ऐसे कानून बनाए जो गरीब व पिछड़े वर्ग के सरकारी नीतियों का समर्थन करे। क्लियर है? दूसरी विचारधारा कौन सी? दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी कहते हैं कि अगर तुम्हें टैलेंट है तो उसके अकॉर्डिंग तुम पैसा कमाओ, यानी खुली प्रतिस्पर्धा। क्या करती है? खुला कंपटीशन होना चाहिए, खुली प्रतिस्पर्धा। और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए? तुम 10 दुकान खोलो, 10 जने तुम्हारे में टैलेंट होगा, वो उतने ज्यादा पैसे कमाएगा, कोई लाभ कमाएगा, कोई हानि कमाएगा। यानी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है दक्षिणपंथी। कुछ आया समझ में? यानी ये तो कह रही है गरीबी पिछड़े वर्ग के लिए वामपंथी, और ये कह रहे हैं बाजार मूलक अर्थव्यवस्था हो, खुली प्रतिस्पर्धा हो, और सरकार को सरकारी अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी सरकार हस्तक्षेप क्या होना चाहिए? ना के बराबर। सरकार हस्तक्षेप कम से कम करें या हस्तक्षेप ना करें, कम से कम करें। समझ में आ रहा है? लास्ट में एक बार वो रिवीजन करा देंगे, ठीक है। यानी हमने दो विचारधारा पढ़ी, पहली कौन सी है? दूसरी वामपंथी क्या कहती है? समर्थन करती है, और सरकार ऐसी नीतियों को समर्थन करना चाहिए जो इनको समर्थन दे, गरीब और पिछड़े वर्ग को। ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए। दूसरी कौन सी है? कैसी कहती है? ये खुली प्रतिस्पर्धा हो, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था हो, और सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार हस्तक्षेप कम से कम करे या नहीं करें, ठीक है। ये बात हो गई। फिर अगले पेज में है दो शब्द आ रहे हैं, पूंजीवाद और उदारवाद। बताया था पहले? मैंने नहीं बताया? आना तो बोलो। पूंजीवाद और उदारवाद, एक ही नाम है ये लिख लो, पूंजीवाद या उदारवाद। और एक नाम अपने पास आता है समाजवाद या साम्यवाद, बोलते हैं अपन समाजवाद। पहले बता रखा, वापस बता रहा हूं, ध्यान सुन लो, बार बार शब्द आएंगे, दूसरी किताब में पहले पार्ट में भी शब्द आएंगे। पूंजीवाद या उदारवाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या अर्थ होता है? उदारवादी चाहते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए सबके पास, क्या होनी चाहिए? जबकि समाजवादी चाहते हैं समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबको समान करो। उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल है यूएसए का। किस देश का?
अमेरिका का है, जबकि समाजवादी मॉडल किसका है? यूएसएसआर। तो उसमें दो मॉडल थे भारत सरकार के सामने, एक तो था पूंजीवाद या उदारवाद अमेरिका वाला, एक था समाजवाद सोवियत संघ वाला। तो सरकार ने नीतियां कैसे बनाई? थोड़े आधी ये ली आधी ये ली, और कैसी अर्थव्यवस्था बनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे बनाई? याद रहिएगा, ना तो अमेरिका वाली पूरी ली ना सोवियत संघ वाली पूरी ली। किस प्रकार बनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत सरकार का थोड़ा रुझान किसकी तरफ था? इसकी तरफ था या इसकी तरफ? थोड़ा किसकी तरफ था झुकाव? इसकी तरफ। तो अपन आगे पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, वो किस देश से ली गई है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी और दूसरा था समाजवादी। ठीक है। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था, पूंजीवाद वाला। दूसरा समाजवादी मॉडल सोवियत संघ से था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत संघ मॉडल से प्रभावित थे। क्यों थे? क्योंकि क्या लाता? समानता। मैंने कहा ना, कोई गरीब हो तो सेठ से पैसा लेगा और सभी में क्या करेगा? बांट देगा। तो लोग भारत के किससे प्रभावित थे? सोवियत संघ से। ठीक है। और नेहरू जी भी किसके समर्थक थे? इसके। अब एक चित्र देगा तुम्हें, योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते प्रधानमंत्री नेहरू। अब आ रहा शब्द, क्या आ रहा है? योजना आयोग। बताओ क्या था योजना आयोग? योजना आयोग बताओ, बताया था मैंने। कब स्थापना होती है इसकी? महीना कौन सा? मार्च 1950 में। देखो, संविधान में कहीं भी इसका नाम नहीं है, यानी केवल संसद द्वारा प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? प्रस्ताव द्वारा। यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जो चीज संविधान में लिखी गई है वो संवैधानिक है। जो अपन बाहर से बनाते हैं संसदीय अधिनियम द्वारा, कानून द्वारा, वो इसमें आएंगे प्रस्ताव में। समझ में ना? तो योजना आयोग मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के द्वारा इसे बनाया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है। यह कैसा? एक सलाहकारी निकाय। क्या है? यानी सरकार को सलाह देता है कि आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। क्या सरकार मानने के लिए बाध्य है? क्या नहीं, ये केवल क्या देता है? सलाह देता है। इसकी सिफारिशें तभी लागू होती है जब मंत्री परिषद इस पर क्या करे? अमल करे, यानी कानून बनाए। यानी सिफारिशें तभी लागू होगी, कब होगी? जब मंत्री परिषद इन्हें लागू करे या कानून बनाए। सिफारिशें तभी लागू होगी जब मंत्री परिषद इसे पास करे या कानून बनाए। समझ में आ रहा है? मंत्री परिषद कानून बनाए। लिख दोगे योजना आयोग के बारे में? अरे आ रहा नहीं आ रहा? दूसरी बात बता रहा हूं मैं, ये अपना हो गया योजना आयोग, केवल सलाहकारी निकाय है। कभी कानून तभी बनेगा जब मंत्री परिषद इसे लागू करे, बनाए। नहीं माने तो नहीं माने, कोई जरूरी नहीं। ये चलता रहता था। लेकिन बाद में कब? 1 जनवरी 2015 देश के प्रधानमंत्री बनते श्री नरेंद्र मोदी, और इसका नाम बदल के कर देते हैं NITI, नीति आयोग। क्या नाम बदल देते हैं? योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग। फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए दे, मैंने बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रह गया फिर तो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखो, इसका अध्यक्ष कौन होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नाम बदला बस, तो अध्यक्ष कौन होगा इसका भी? कुछ आया समझ में? गंगाधरी क्या है? शक्तिमान है। शक्तिमान देखा होगा क्या? नहीं देखा? नहीं देखा। चलो, अब एक शब्द आ रहा अपने, नियोजन। क्या आ रहा है? मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, यानी प्राइवेट कंपनी को विकास का काम नहीं दे सकते, और सरकार के लिए जरूरी है कि विकास एक खाका यानी योजना तैयार करे। इसके लिए योजना आयोग का गठन किया उन्होंने। ठीक है। अब एक शब्द आता अपने, बॉम्बे प्लान। बताओ, बताया था मैंने? बॉम्बे प्लान कब बना? ये 1944। किसने प्रस्ताव दिया था? ये उद्योगपति, बताया था मैंने, व्यापारी, उद्योगपति। उद्योगपतियों ने कहा, इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो उद्योगपतियों के लिए लाभ के काम करे।
इसकी लैंग्वेज देखो। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। किसका प्रस्ताव? नियोजित। नियोजित यानी सभी के विकास वाला काम करें। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। क्लियर है? प्रश्न आएगा निम्न में से बॉम्बे प्रस्ताव का वाक्य सही नहीं है तो क्या लिखोगे? फिर याद होना चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, प्रस्ताव तैयार किया, पारित क्या करेंगे? प्रस्ताव तैयार करेंगे, पारित थोड़ी करेंगे, तैयार किया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान्स की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक अथवा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। किस क्षेत्र में? औद्योगिक। सरकार किसमें उठाए? औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। कि सरकार को उद्योग धंधों पर ध्यान देना चाहिए। कृषि पे ध्यान न दे, किस पे ध्यान दे? औद्योगिक क्षेत्रों। तो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़े कदम उठाए, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, बड़े कदम उठाए। क्लियर है? लास्ट में रिपीट और कर देंगे। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो, दक्षिणपंथी बताया मैंने अभी, दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, अब देखो शुरुआती कदम। अरे सर कह रहे से मान लो, आवाज मत करो। शुरुआती कदम, सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को चुना। किसको चुना? तो अपन अब पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। क्या थी ये बताओ? 5 इयर्स प्लान, 5 साल के लिए योजना। अब देखो योजना आयोग कब बनता? 1950 में, तो उसके अगले साल ही होगी योजना। अगले साल कौन सा है? 1951। 5 साल जोड़ो, 1956। तो ये हो जाएगी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली क्लियर हो जाएगा? किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। सोवियत संघ, रूस उसमें नहीं था। किस देश से प्रभावित था ये? यूएसएसआर की तरह, है ना, सोवियत संघ की तरह लिया गया है। क्लियर है? ठीक है, यानी सरकार ऐसा चाह रही थी आने वाले 5 सालों में हम इतना पैसा निवेश करेंगे, औद्योगिक में इतना करेंगे, कृषि में इतना करेंगे। वो सब प्लानिंग करना कि 5 सालों में हम ये काम करेंगे। किस योजना के तहत? पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो 1951 आती है, पढ़ लेते पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पढ़ लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। देखो पहले पंचवर्षीय योजना की मॉडल किसने दिया? के.एन. राज। क्या नाम आएगा? याद रहना चाहिए, अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ज्यादा फोकस किया गया? भारत कैसा देश था उस समय? कृषि प्रधान। तो पहले योजना में कहा गया कि भारत सरकार पहले पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक इन्वेस्ट कहां पर करेगी? ध्यान किस पर देगी? पहली प्रायोरिटी अपनी होगी कृषि। इसके साथ विकास कैसे करेंगे? फास्ट करेंगे क्या? नहीं, विकास करेंगे धीमी गति से। किस गति से? धीमी गति से सरकार को विकास करना चाहिए, धीमी गति से विकास। और चीज देखो, अपन ध्यान दे रहे खेती पर, तो खेती पे ध्यान देने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। यानी सरकार बांधों पर भाखड़ा नांगल बांध, नाम सुना होगा तुमने, वो इसके तहत ही बना था। भाखड़ा नांगल बांध। और सिंचाई किस क्षेत्र? सिंचाई नहर, इस पर ध्यान देगा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो बांध सिंचाई योजना इन पे ध्यान देगा। ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या था? कि राष्ट्रीय आय का स्तर ऊंचा हो। जो अपन पैसा कमा रहे राष्ट्रीय आय, उसका स्तर क्या हो? राष्ट्रीय आय का स्तर क्या हो? ऊंचा रखे सरकार। याद रहिएगा इतना, बिल्कुल सरल है पहली पंचवर्षीय योजना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हो गई खत्म, क्योंकि उस समय लोग बचत कम करते थे, खर्चे ज्यादा थे, इसलिए। फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें कहा दे रखी, देखो मैं लिख देता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होगी बोलो? अरे 5 साल जोड़ने बस, सिंपल वे में, और क्या बात है।
51 56 वो चली थी, ये 56 से 61। इसके योजनाकार कौन थे? पीसी महालेनोबिस। बोलो नाम, नाम याद रखना है ये, पीसी महालेनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किस पर ध्यान दिया? कृषि पर। इसमें अपन देंगे उद्योगों पर। किस पे देंगे? कि सरकार को ध्यान देना चाहिए उद्योग पर। पहली पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य ने कहा विकास धीमी गति से करना चाहिए। अब इन्होंने कहा नहीं, तेज गति से करो। किस गति से करो? तेज गति से विकास करो। समझ में आ रहा है? यानी खेती पर ध्यान कम दे रहे हैं, उद्योग पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। विकास की गति क्या रखो? तेज रखो। ठीक है, इसमें अपन बनाएंगे, किस पे ध्यान देंगे? उद्योग बात करें तो बिजली, लाइट, रेलवे। पहले में तो अपन सिंचाई बांध बना रहे थे, इसमें क्या बनाएंगे अपन? बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनें यानी मशीनरी, और क्या नाम आ रहा है? संचार, मोबाइल टेलीकॉम कंपनी, ऐसे काम है ना, संचार, इनके काम अपन ध्यान देंगे, इन पर काम करेंगे। ये हो गया। अब देखो साइड में नाम दे रखा है इनका, पीसी महालेनोबिस। ये देखो, ठीक है ना? इनके बारे में देखते हैं अपन, क्या नाम आ रहा है? पीसी महालेनोबिस। एक महान अर्थशास्त्री हुए अपने भारत के। इन्होंने क्या कहा देखो, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक। पहली चीज याद रखनी है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक है ना। 1931 होगा ना, है ना? अरे साल कौन सा है? 31 ही है। 1931 में इन्होंने स्थापना की, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक। ठीक है। दूसरी लाइन आ रही है इसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार बता दिया था मैंने। कौन सी योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये हमने पढ़ लिया के योजनाकार। लास्ट टॉपिक और फिर पाठ खत्म हो जाएगा। और तीव्र औद्योगिकरण, किस पे ध्यान दिया इन्होंने? तेज गति से, तीव्र गति पर ध्यान दिया। ठीक है, ये इनका है। अब लास्ट इसमें आ रहा है नाम, ये देखो एक चार्ट दे रखा, समझ लो इसको और विस्तार से। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटन, यानी सरकार ने कितना पैसा कहां पर लगाया। देखो जैसे ये देखो, कृषि और सामुदायिक विकास पहला दे रखा है। ये पहली योजना में 15.1% लगाया, दूसरी में कम कर दिया, 11.8 करा। क्या नहीं किया? यानी पहली में कृषि में पैसा हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया, दूसरी में कम किया। ये चार्ट इसमें बता रखा है। अब एक नीचे शब्द आ रहा है, विकेंद्रित नियोजन। ये लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, लास्ट ही है ना, फिर नहीं है तुम्हारे, पहले काफी सारा था, अब तुम्हारा हट गया, वो नहीं है। विकेंद्रित नियोजन, इसमें मॉडल दे रखा, कौन सा मॉडल है बताओ? कौन से राज्य का मॉडल है? मैंने बताया था कल, क्या बताया था? केरल की विशेषता क्या बताई? क्या बताया था? केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसे क्या बोलते हैं? केरल मॉडल। यहाँ पे साक्षरता कितनी है? 100% साक्षरता। किस राज्य में? भारत का पहला राज्य जहां पर साक्षरता कितनी है? 100%। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से काम किए इस मॉडल में? इसमें काम किया तो शिक्षा पर 100% साक्षरता आ गई, तो किस पर काम करेंगे? शिक्षा पर, और स्वास्थ्य, और भूमि सुधार, और क्या बोल रहे हो? क्या बोलते तुम? कारगर, कारागर क्यों है? कारगर, कारगर खाद्य, कारागार तो जेल होती है। कारगर खाद्य वितरण, यानी अनाज का अनाज अपन बांटे, सभी को तो समान अनुपात में बांटे। ये मॉडल किया। और लास्ट किया इन्होंने गरीबी उन्मूलन पर जोर। किस पर? यानी सरकार क्या हटाए? गरीबी उन्मूलन पर जोर, उन्मूलन पर जोर दिया। किस मॉडल के अकॉर्डिंग? विकेंद्रित नियोजन किस राज्य में अपनाया गया? केरल के अंदर, केरल मॉडल के रूप में। ठीक है, और ये लास्ट लाइन लिख लो इसमें, 1987 से 1991, 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल, कौन सा अभियान? नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चलाया। नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चलाया, याद रहेगा।
बिल्कुल सरल पार्ट है, तीसरा पार्ट, पहला दूसरे तीसरे में सबसे सरल है। लास्ट इसमें थर्ड में दे रखा जेसी कुमारप्पा, दे रखा थोड़ा ये देख लो। जेसी कुमारप्पा असली नाम जेसी कार्नेलियस, अर्थशास्त्री एवं चार्टेड अकाउंटेंट, सीए है ना। इंग्लैंड एवं अमेरिका में शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश और इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जेसी कुमारप्पा। और योजना आयोग के सदस्य के रूप में हिस्सेदारी इन्होंने की। रिपीट कर दें पूरा, ये पार्ट खत्म है तीसरा, वापस रिपीट कर देते हैं। अब बोलना है ना, अब बोलने की बारी तुम्हारी। पार्ट का नाम क्या है? की राजनीति। ठीक है, पहले कौन सा राज्य पढ़ा हमने? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या था? लोहेस के विशाल भंडार। किसके साथ समझौता किया उड़ीसा सरकार ने? अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माता कंपनी और राष्ट्रीय निर्माता कंपनी के साथ कौन सा सहमति पत्र किया? क्या बोलते इसे? फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। लेकिन वहां पर जाति कौन सी रहती थी? ठीक है, फिर कौन से जिले में कार्रवाई हुई? संयंत्र का नाम क्या था? पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र। कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा था? ठीक है, इसका आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति। ठीक है, फिर आता है विकास के दो अर्थ कौन से हैं? विकास के सामान्य दो अर्थ हैं, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? किसकी तरह? अमेरिका की तरह ज्यादा आधुनिक होना। फिर आते हैं दो विचारधारा, पहली दूसरी वामपंथी विचारधारा क्या कहती है? कि संबंधित कानून बनाए और सरकारी नीतियों का समर्थन भी करती है जो इनके संबंधित कानून बनाती है। दूसरी कौन सी है? दक्षिणपंथी क्या कहती है? कैसी प्रतिस्पर्धा हो और अर्थव्यवस्था बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। सरकार हस्तक्षेप करे, कम से कम करे, या सरकार हस्तक्षेप ना करे। जिसमें जितना टैलेंट होगा उतना पैसा वो कमाएगा। ठीक है, पूंजीवाद या उदारवाद किस देश में है? और समाजवाद किसमें था? भारत ने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई? ठीक है, योजना आयोग कब बना? किसके द्वारा बनाया गया? ये संविधान में है क्या? ये नहीं है, सीधे साधे प्रस्ताव मसौदा द्वारा बनाया गया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैसा निकाय है? सलाहकारी निकाय, केवल सलाह देता है। और इसकी सिफारिशें लागू होती हैं क्या? सिफारिशें, योजना आयोग की सिफारिशें तभी लागू होगी जब मंत्रिपरिषद किसे कानून बनाने के लिए पारित करें। ठीक है, फिर आता है नीति आयोग कब बनता है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। क्या नाम इसका पूरा नाम? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष कौन होता है इसका? ठीक है, बॉम्बे प्लान कब बना? कौन लेके आए? क्या कहा इन्होंने? उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। क्या कहा इन्होंने? सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए बड़े कदम उठाए। पंचवर्षीय योजना पहली, ठीक है, कहां से ली गई? ठीक है, पहले मॉडल किसने दिया? क्या किस पे ध्यान दिया गया? विकास कैसे करें? ठीक है, कौन से क्या बनाएगा इसमें? बांध और नहर। राष्ट्रीय आय का स्तर क्या करें? ऊंचा करें, प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा ज्यादा पैसे कमाए। फिर आती द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक? किसने दी? पीसी महालनो 20। किस पर ध्यान दिया गया? उद्योग पर। विकास कैसे करें? ठीक है, किस पर ध्यान दिया गया? धीरे धीरे बोलो, 2 मिनट में कुछ नहीं हो रहा। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार। इस मॉडल किसने दिया था? ये पीसी महालनो 20। किसके संस्थापक थे ये? 1931। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार। ये लास्ट है। विकेंद्रित नियोजन, कौन सा मॉडल दिया गया? क्या है यहाँ पे? किस पर ध्यान दिया गया? खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य
वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर, और 1987-1991 में क्या चली गई? 1987 से 1991 में नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चलाया गया। कल पढ़ेंगे दूसरी किताब का पहला पाठ, समकालीन विश्व राजनीति, शीत युद्ध का दौर। ठीक है।